हेलो गाइस, माय नेम इज़ सूरज दीवान एंड ये हमारा सेकंड वीडियो है ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस की थी फ्रॉम ईयर 2020 जो कि आपके लिए एकेडमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसमें और ऐसी 5 जजमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो बिना किसी देरी के, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। पहला जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द निर्भया केस। एंड इस केस की जजमेंट ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से सो दैट आपको पहले क्लियरली पता चल जाए कि पिक्चर क्या है। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी फाइनल प्ली ऑफ ऑल द कन्विक्ट्स जिन्होंने एक प्ली डाली थी कोर्ट में कि हमारी एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए। और ये हियरिंग कब हुई थी? ये आधी रात को हियरिंग हुई थी। सो ये इसका एक फ्लैगशिप पॉइंट है। ये जस्टिस भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस ए एस बोपन्ना ने जजमेंट दी थी। और 20 मार्च को जब उन कन्विक्ट्स की हैंगिंग वाज शेड्यूल्ड, तब वो कोर्ट के पास गए थे और उन्होंने गिवर होपिंग कि उनकी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। और एक स्पेशल सीटिंग हुई थी रात को 2:40 पे, जिसमें 3:30 बजे सुबह कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो रिट पिटिशन आपने डाली है फॉर मर्सी, जिसे हम मर्सी पिटिशन भी कहते हैं, वो मर्सी पिटिशन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये मर्सी पिटिशन मैंने हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज मर्सी पिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव, सो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। सेकेंडली, कोर्ट ने ये भी बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है ओवर द प्रेसिडेंट्स पावर टू गिव पार्डन is extremely narrow, but it is again a very important concept. Now we are having two concepts here. One is the mercy petition, the pardoning powers of the president and the governor, because since हम pardoning power of president देख रहे हैं, pardoning power of governor भी देखेंगे। हम एक चीज और यहाँ पे देख रहे हैं, वो है जुडिशियल रिव्यू। सो ये 2 और 3 ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें पावर ऑफ क्लेमेंसी की, तो पावर ऑफ क्लेमेंसी क्या होती है? पावर ऑफ क्लेमेंसी होती है पावर ऑफ मर्सी और पावर ऑफ पार्डनिंग। और ये पावर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स में, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। अब आर्टिकल 162 में टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, और आर्टिकल 161 में ये बोलता है गवर्नर की पार्डनिंग पावर। दोनों सेम नहीं है बट सिमिलर है। कैसे? बताता हूं। प्रेसिडेंट जो हैं वो पार्डन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। और सिमिलर पावर्स दी हुई हैं गवर्नर को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अब रिलीफ कौन कौन से मिल सकते हैं? रिलीफ मिल सकते हैं रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूटेट एंड पार्डन। अब ये एग्जैक्टली क्या होते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात आता है रिप्राइव। रिप्राइव होता है टेम्परेरी डिले और टेम्परेरी सस्पेंशन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द पनिशमेंट फॉर एनी रीजन। कोई भी रीजन की वजह से सेम पनिशमेंट को आप थोड़े टाइम के बाद शुरू करो, टेम्परेरीली डिले कर दो, वो होता है रिप्राइव। फिर एक टर्म आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट होता है जिसमें उसी पर्टिकुलर पनिशमेंट के लिए कोई स्पेशल सर्कमस्टांस या कोई स्पेशल केस को कंसिडर किया जाता है। स्पेशल केस यानी कि प्रेगनेंसी हो गया, या फिर स्पेशल केस हो सकता है कोई भी सीरियस डेडली डिसीज अगर किसी बंदे को हो गई, जिसको मान लीजिए फांसी होने वाली है, द पर्सन इज गोइंग टू बी हैंग टिल डेथ, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो रिस्पाइट होता है व्हेन यू हैव अ स्पेशल कंडीशन, अ स्पेशल सर्कमस्टांस एंड दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द पनिशमेंट। रेमिट होता है कि आप उस पर्टिकुलर पनिशमेंट का टाइम चेंज कर दो पर उसका नेचर चेंज मत करो। यानी कि अगर किसी ऑफेंस में आपको पनिशमेंट मिली है 15 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो रिमिट के अंडर वो 15 साल हो जाएंगे 5 साल, या फिर वो हो जाएंगे 10 साल। तो टाइम कम हो जाएगा पर नेचर ऑफ पनिशमेंट जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, वो वही का वही रहेगा। कम्यूटेट, कम्यूटेट के नाम से ही पता चल रहा है टू चेंज। और इसमें क्या चेंज होता है? इसमें चेंज होता है आपका नेचर ऑफ पनिशमेंट। पार्डन होता है, पार्डन तो सिंपल सा मतलब है ठीक है जी, आप घर चले जाओ, यू आर फ्री, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब माफ हो गया, घर चले जाओ। ये होता है पार्डन। अब ठीक है, बेसिक पता चल गया कि ये 5 तरह के रिलीफ मिलते हैं। पर क्या ये जुडिशियल रिलीफ होते हैं? नहीं, ये जुडिशियल रिलीफ्स नहीं होते, ये जुडिशियल पावर्स नहीं होती। जो भी पावर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 72 और 161, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर्स होती हैं।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिशियल पावर्स का क्या मतलब है कि वो कोर्ट के थ्रू फ्लो होके नहीं आ रही हैं, पर वो बीइंग द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो खुद ये पावर, बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, वो खुद ये पावर एज्यूम करके लोगों को माफ कर रहे हैं या फिर रिलीफ दे रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि कोर्ट गलत है? नहीं। कोर्ट में जो भी जजमेंट पास होती है वो ऐसा नहीं होता कि बिना किसी थॉट के, बिना किसी रिसर्च के वो जजमेंट दे दी जाए। उस जजमेंट के पीछे बहुत सारी मेहनत, एक रीजन्ड ऑर्डर, एक रीजन्ड डिसीजन होता है जो कि उस जजमेंट को बैक करता है। तो कोर्ट से जो भी जजमेंट आ रही है वो हम यही मानते हैं कि वो जजमेंट अपने नेचर में सही है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पार्डनिंग पावर में उस पर्टिकुलर कन्विक्ट को माफ कर दिया तो कोर्ट कहीं भी गलत था, ये इसका मतलब नहीं होता। हमने बात की थी जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी यहाँ पर। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जुडिशियल रिव्यू अलाउड होता है ऑन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर while granting pardons, but only to certain extent. certain extent इसलिए बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर्स होती हैं। पर क्या जुडिशियल रिव्यू होता है या नहीं? ऑफ कोर्स होता है। अब जुडिशियल रिव्यू की बात यह है, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ ने एक केस था, और आई एम होपिंग आप सबको इस केस के बारे में पता होगा, इट इज मिनर्वा मिल्स वाला केस 1980। इसमें कहा गया था दैट एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इस देश में जो भी है वो हर चीज जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आती है। दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन which widely expanded the ambit of judicial review in India। और इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस पे भी, पावर ऑफ क्लेमेंसी पे भी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल होता है। क्या कोई टाइम लिमिट है अगर आप पूछो कि जिसके अंडर प्रेसिडेंट और गवर्नर को अपना पार्डनिंग पावर का रिजल्ट हाँ या ना बताना होता है? नहीं, ऐसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी हुई है। बट अगेन, दिस टाइम लिमिट हैज टू बी रीजनेबल। even though there is no time limit, but if they are taking time, and they should take time because it is a decision of somebody's life, वो डिले अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, उसमें एक सेंस बननी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ मैं 10 साल बाद इसका आंसर दूंगा, नहीं, इट हैज टू बी रीजनेबल। शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के केस में कहा था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड यू शुड मेक अ नोट ऑफ दीज केसेस व्हेन आई टेल यू, बिकॉज ये केसेस आप मेंशन कर सकते हो अपने जीएस मेंस के आंसर्स में एंड अपने एसए के आंसर्स में। ये आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स देंगे एंड दे विल गिव यू एन एज ओवर द अदर एप्लीकेंट्स इफ यू आर राइटिंग दीज सॉर्ट ऑफ केसेस एंड ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी लाइन्स इन योर आंसर्स। सो इस केस में ये कहा गया था कि एक अनरीजनेबल डिले इज अ स्ट्रेट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, यानी कि आर्टिकल 14 आप सबने पढ़ाई है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है अगर वो डिले अनरीजनेबल है तो। सो ये था हमारा पहला केस। इसमें आपको एक और चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि मैंने बताया था पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड पावर्स ऑफ गवर्नर दोनों सिमिलर हैं पर सेम नहीं है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि प्रेसिडेंट कैन गिव पार्डनिंग पावर इन केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस, बट गवर्नर डेथ सेंटेंस में पार्डन नहीं कर सकते। एक और बात कि प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल में अपनी पार्डनिंग पावर या पावर ऑफ क्लेमेंसी को यूज कर सकते हैं, बट गवर्नर नहीं कर सकते। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ। दूसरा केस है, दूसरा केस हमारा डील करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से इन रिगार्ड टू एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस एंड अनसस्टेनेबिलिटी इन द लॉ। नाउ, अब ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है? पहली बात आपको मैं ये बता देता हूं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, एनवायरमेंट लॉ हम सबको पता है हमारे लिए, नॉट इवन एनवायरमेंट लॉ बट एनवायरमेंट इन जनरल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जामिनेशन में और हमारे एकेडमिक पर्सपेक्टिव में। एनवायरमेंट पे पिछले ट्रेंड्स में हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, नॉट ओनली इन द एमसीक्यू फॉर्म बट इन द जीएस एंड इन एसए एंड एथिक्स एज वेल। सो एनवायरमेंट इज समथिंग विच वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी रूलिंग आ रही है बाय द कोर्ट, देन दैट हैज टू बी स्टडीड विद द सेम इंपॉर्टेंस। ये जो जजमेंट थी, ये जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस अजय रस्तोगी ने दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंडर अगर कोई भी एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया जा रहा है तो वो गलत है और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट है। अब ये एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस रहने दो, आपके काम का नहीं है, बट बेसिक बात यह है कि अगर एक्स पोस्ट फैक्टो पर्सपेक्टिव से कोई भी एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया जा रहा है तो वो गलत है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है?
एक्स पोस्ट फैक्टो होता है कि वो चीज अभी आपके सामने नहीं है, बट जब भी वो चीज होगी वो अपने आगे और अपने पीछे होने वाली चीजों पर एक इफेक्ट डालेगी. That has no direct correlation as to what is the situation preceding to it and what will be after it, but it will be giving an effect on both the scenarios. अब ये बात कहाँ से आई? हम सबको पता है दैट इंडिया इज एमिंग टू बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी सून, एंड इसी के चलते गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए इन द वेरियस फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को हमने बहुत जल्दी स्टेडीली करना शुरू कर दिया है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में टाइम ना वेस्ट हो. अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस क्या होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये हमारा एक बेसिक एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस है. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, और इसको रिवाइज कर सकते हो और इसे याद कर सकते हो. पहली बात, साइट की सिलेक्शन होती है. साइट की सिलेक्शन होने के बाद उस पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, यानी कि अगर मान लो कोई भी कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई फ्लाईवे ओवर बनना है या कोई हाईवे बनना है या कोई कंस्ट्रक्शन होनी है फॉर एग्जांपल, तो उस कंस्ट्रक्शन से या फिर उस एक्टिविटी से उस एरिया के एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए एक स्टडी करी जाती है. उसके बाद एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है. और अगर एनओसी नहीं मिल रहा फॉर सम रीजन, तो एक पब्लिक हियरिंग अरेंज की जाती है. पब्लिक हियरिंग में सारे के सारे जो भी लोगों के डाउट्स हैं, स्पेशली जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो वहाँ की इनहैबिटेंट्स है, उनके अगर कोई डाउट्स हैं या फिर उन लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर उन लोगों को लगता है कि नहीं इस चीज़ का ध्यान सरकार ने नहीं रखा है या फिर प्राइवेट प्लेयर्स ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा है, तो वो पब्लिक हियरिंग की जाती है. After that public hearing is done, then एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, एनओसी और एसपीसीबी, इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया जाता है. और वो क्लियरेंस कौन देता है? वो देता है एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी. अब इसके तीन आउटकम्स आ सकते हैं, या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें चेंजेस के लिए सजेशंस दी जाएंगी. चेंजेस के लिए अगर सजेशंस होंगी, देन इट विल गो बैक टू दिस स्टेज वेयर अगेन देयर विल बी एन इम्पैक्ट असेसमेंट. सो ये प्रोसीजर काफी लंबा है. गवर्नमेंट चाहती है कि इस प्रोसीजर को छोटा किया जाए ताकि जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारी कंट्री में हो पाए. इसी के चलते कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जा रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो पर्सपेक्टिव में, तो वो गलत होगा. Ex post facto is not a very important thing for you, if I personally tell you, but yes, environmental impact assessment and environmental clearance बहुत important है for your GS as well as for your ethics and SE, and they can also be very important for the prelims as well, so make a note of it. अब आता है हमारा तीसरा केस, which is Internet and Mobile Association of India versus Reserve Bank of India. अब ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट डील्स विद क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल करेंसीज. ये जजमेंट दी थी जस्टिस आर एफ नरिमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम ने, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आरबीआई ने जो भी बैन लगा रखा है ऑन एनी रेगुलेटरी एंटिटीज जैसे कि बैंक या एनबीएफसीज जो कि डील करती हैं वर्चुअल करेंसीज में, फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्रिप्टो बिजनेसेस, बोस ने. अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसी कोई भी एंटिटी है जैसे कि बैंक और एनबीएफसी, और वो उस एजेंसी को सर्विस नहीं दे रही हैं, कंडीशनल दैट एजेंसी डील्स इन क्रिप्टो करेंसी बिजनेस, देन दैट बैन हैज टू बी लिफ्टेड. अर्लियर व्हाट हैपेंड, एक बैन था कि अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी कमर्शियल एंटिटी एक ऐसे बिजनेस में डील करती है जहां पर वो क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन वगैरह की खरीद फरोख्त वगैरह सब कर रही है, तो उसको बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा या फिर एनबीएफसी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो बैन है, ये बैन गलत है और ये बैन हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरीली बात की थी इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, एंड इट आर्ग्यूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है वो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया है, तो आप उसमें देख सकते हो. इसका मतलब ये नहीं है कि वर्चुअल करेंसीज लीगल टेंडर हैं. ये बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वर्चुअल करेंसीज आर नॉट अ लीगल टेंडर इन इंडिया एज पर सुप्रीम कोर्ट. बस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एक्सप्लिसिट बैन लगा हुआ है ऑन डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसीज, दैट बैन हैज टू बी लिफ्टेड. if there is a particular business, if there is a particular commercial activity जिसमें
बिटकॉइन या फिर कोई भी वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज हो रही है तो बैंक उसको सर्विसेज दे सकता है अपनी, पर उसका ये मतलब नहीं है कि बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी रियल मनी को, जो कि आरबीआई इशू करता है, उसको रिप्लेस करेगी। नहीं। क्या बिटकॉइन की वैल्यू रुपी के बराबर हो जाएगी या फिर उसकी वेटेज या फिर उसकी यूजेज ऐसी हो जाएगी? नहीं। बट इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी एंटिटी क्रिप्टो करेंसीज में डील करती है तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने पे जो बैन था वो बैन हटा दिया गया है। अब हमारे पास एक और केस है। द केस इज शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर्स। इस केस की जजमेंट पहले ही बता देते हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हेमंत गुप्ता ने दी थी। और इस केस में क्या हुआ था, अब आई होप आप में से बहुतों को याद होगा कि एमपी में कांग्रेस के 22 एमएलएज ने रिजाइन कर दिया था और उसी के लिए एक इमीडिएट फ्लोर टेस्ट की मांग की गई थी वाया अ पिटिशन इन द एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली। कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर कैन डायरेक्ट अ फ्लोर टेस्ट इवन व्हाइल द हाउस इज इन सेशन। तो इवन दो अगर वो हाउस सेशन में है, गवर्नर स्टिल हैज द पावर टू गेट अ फ्लोर टेस्ट डन। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर, जो कि मुझे लगता है आपको ध्यान रखनी चाहिए एंड यू शुड यूज देम इन योर आंसर्स एज वेल। The Supreme Court said that the governor is an appointee of the president but does not represent either a political ideology or a political view. The governor is expected to discharge the role of a constitutional statesman. यानी कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि गवर्नर की कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट करे या फिर गवर्नर कोई भी पॉलिटिकल व्यूज को रिप्रेजेंट करे। गवर्नर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने रोल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्समैन की तरह डिस्चार्ज करे। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट गवर्नर की जो पावर है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसेबल या डिस्टेबलाइज या डिस्प्लेस करने के लिए नहीं है। इससे की टेक अवे क्या है? की टेक अवे ये है कि गवर्नर स्टिल कैन ऑर्डर और डायरेक्ट फॉर अ फ्लोर टेस्ट अगर हाउस सेशन में है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नर की पावर्स हमारे लिए रियली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बी इट द फाइनेंशियल पावर्स, बी इट द लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव पावर्स। गवर्नर के बारे में हमने पहले वाले केस में भी पढ़ा था जहां पर आर्टिकल 161 में उन्होंने पार्डनिंग पावर है, पावर्स ऑफ क्लेमेंसी हैं। सो गवर्नर की पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस एंड फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। सो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब आता है हमारा पांचवा केस, लास्ट केस फॉर टुडेज सेशन। इट इज स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मानसुख भाई कांजी भाई शाह। इस केस में कहा गया था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी कवर होंगी। अब देखो हुआ क्या था, एक हाईकोर्ट में केस था, हाईकोर्ट ऑफ गुजरात में, जिसमें यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्टीज हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था फ्रॉम अ केस विच इन्वॉल्व्ड करप्शन। कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर आएंगी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज सी सब क्लॉज 11 के अंडर यूनिवर्सिटी डिफाइंड है और इस टर्म के अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आएंगी। आई होप आपको ये भी पता होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वाज अमेंडेड इन 2018 एंड द अमेंडमेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एथिक्स पर्सपेक्टिव। सो इनका भी आपको ध्यान रखना है। इन योर एथिक्स पेपर you can mention about the Prevention of Corruption Act as well and this particular case if at all the need arises. So ये हमारे कुछ cases थे जो हमने आज देखे. This was the second part. We'll also be making a third part. So make sure you stay tuned. And if you have any doubts, कोई भी doubts हैं, कोई भी queries हैं या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसे नीचे दो, अपने comments में डालो and उस doubts को भी हम address करेंगे. Thank you. Take care.